ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲರೂ नमस्कार, आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। मैं राशिद अली। स्वागत है आपका बेहद ही खास प्रोग्राम में। खबर है कर्नाटक से, जहां आज का दिन बेहद ही खास है। कर्नाटक में आज वोटिंग जारी है और हम आपको बताने वाले हैं आखिर वहां पर कितने बजे तक कितनी प्रतिशत वोटिंग हुई है, कौन सी पार्टी जीत की ओर है, कौन सी पार्टी के नेता क्या क्या बयान दे रहे हैं, कौन सी पार्टी क्या उम्मीदें लगा रही हैं और कौन कौन ऐसे नेता हैं जो वहां पर वोट करने पहुंचे हैं। इस बीच सबसे बड़ा सवाल कि आखिर अब कर्नाटक में किसकी सरकार बनेगी, तो वो हम आपको अपने प्रोग्राम के जरिए बताते ही रहते हैं और ये बताते हैं कि आखिर वहाँ पर जो भी एग्जिट पोल की रिपोर्टें आ रही हैं उनमें कौन सी पार्टी आगे चल रही है, उनमें कौन सी पार्टियों की जीतने की आशंका जताई जा रही है और कौन सी पार्टी वहाँ पर सरकार बनाएगी। बहरहाल मैं आपको ये भी बता दूँ कि कोई आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं है, ये केवल एक एग्जिट पोल निकलते हैं, उन संभावनाएं जताते हैं, आशंकाएं व्यक्त करते हैं कि वहाँ पर किसकी सरकार बन सकती है। लेकिन अब मैं आपको सीधे वहाँ पर ले चलता हूँ कर्नाटक की रिपोर्टिंग पर, जहाँ पर सुबह से लेकर अब तक क्या क्या हलचलें पैदा हुई, वोटिंग के दौरान क्या क्या वहाँ पर घमासान हुआ, क्या क्या वहाँ पर झड़प हुई और नेताओं ने वहाँ पर क्या क्या बयान देकर सुर्खियाँ बटोरी। जी हाँ, मैं सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ कर्नाटक में, जहाँ पर बीजेपी के CM उम्मीदवार BS येदुरप्पा ने बताई शपथ की तारीख, जिस पर कर्नाटक के CM सिद्धरामैया ने बोला वो दिमागी रूप से परेशान हैं। चलिए आपको पूरा माजरा बताते हुए चलते हैं। आप देख सकते हैं कि आखिर खबर में क्या है। कर्नाटक के 222 सीटों पर मतदान जारी है, जहां पर सुबह से ये वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है और शाम 6 बजे तक ये चलने वाली है। इस बीच सुबह 11 बजे तक यहाँ 24% वोटिंग दर्ज हुई। आप देख सकते हैं 11 बजे तक जो टाइमिंग है वो कर्नाटक में 24% दर्ज वोटिंग दिखा रहा है। इस बीच बेंगलुरु और बदामी सीट पर बूथ के बाहर बीजेपी और कांग्रेस के समर्थकों के बीच झड़प की खबर है। जाहिर सी बात है, जब चुनाव होते हैं, मतदान होता है, तो झड़प की खबरें भी आ जाती हैं। लेकिन शुक्र मानिए कि यहाँ पर EVM का मुद्दा अभी तक नहीं गरमाया है। यहाँ अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है और 6 बजे तक चलने वाला है। इस दौरान SD देवगौड़ा, येदुरप्पा, कुमारस्वामी, अनंत कुमार हेगड़े, पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़ वोट डाल चुके हैं। चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और JDS के बीच नतीजे जो कि 15 मई को आएंगे। राज्य में कुल 224 सीटें हैं, लेकिन 2 सीटों पर आज मतदान स्थगित हुआ है। एक सीट पर मतदान बीजेपी प्रत्याशी और वर्तमान विधायक BN विजय कुमार के निधन के चलते स्थगित कर दिया गया है। तो दूसरी RR नगर सीट पर मतदान पहचान पत्र मिलने की शिकायत के बाद वोटिंग स्थगित कर 28 मई को कराने का ऐलान किया गया है। अब आपको लेके चलते हैं आखिर वहां पर क्या क्या सुबह सुबह से हलचलें मची। पहले आपको बता देते हैं कर्नाटक में लोग बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। बेंगलुरु के पांडेश्वरा में 103 साल की महिला ने वोट डाला है और कहीं ना कहीं जब येदुरप्पा वोट डालने पहुंचे तो उनका हमला देखिए कि आखिर उन्होंने किस तरह बयान देकर सारी सुर्खियां बटोर ली। जब येदुरप्पा वोट डालने पहुंचे तो उन्होंने ये कहा कि 17 मई को मेरा शपथ ग्रहण है, यानी कि उन्हें पूरा भरोसा है कि 15 मई को जब नतीजे आएंगे तो बीजेपी ही जीतेगी और बीजेपी सरकार में आएगी और CM येदुरप्पा मुख्यमंत्री के तौर पर 17 मई को शपथ लेंगे। तो वहीं जब कर्नाटक के CM सिद्धरामैया पहुंचे वोट देने और उन्हें बताया गया कि येदुरप्पा ने ऐसा बयान दिया है कि वोट देने के बाद उन्होंने कहा कि 17 मई को हमारा शपथ ग्रहण समारोह है, जिस पर सिद्धरामैया ने क्या कहा आपको दिखाते हैं। सिद्धरामैया ने चुटकी ली और सिद्धरामैया ने कहा येदुरप्पा मानसिक रूप से परेशान है, इसलिए ऐसी बातें बोल रहे हैं। जी हाँ, मैं आपको लेके चलता हूं कि आखिर कर्नाटक में जहां वोटिंग जारी है, इस बीच राहुल गांधी को लेकर क्या क्या खबरें हैं। राहुल की सबसे बड़ी परीक्षा, हारे तो कांग्रेस के पास बचेंगे सिर्फ 3 छोटे राज्य। जी हाँ, इनमें क्या है आप देख सकते हैं। राहुल गांधी अध्यक्ष बनने के बाद उनका ये पहला चुनाव है। कांग्रेस हारी तो सबसे बड़ा राज्य हाथ से निकल जाएगा। कर्नाटक हारने पर कांग्रेस के पास सिर्फ 3 छोटे राज्य बचेंगे।
वहीं अगर कांग्रेस जीती तो 2019 में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजेगी। कांग्रेस के जीतने से राहुल गांधी 2019 में दावेदारी मजबूत हो पाएगी। ये वही बात है जो हम आपको हर अपने प्रोग्राम में बताते हैं, क्योंकि 2019 की राजनीति कहीं ना कहीं कर्नाटक से प्रेरित है। कर्नाटक की राजनीति, कर्नाटक की सीट इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि ये केवल कर्नाटक के विधानसभा चुनावों तक सीमित नहीं है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री तक सीमित नहीं है, क्योंकि इस लड़ाई का असली मंजर जो कि 2019 में देखा जाएगा। अगर इसमें बीजेपी की जीत हुई तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि अभी भी मोदी लहर उतनी ही रफ्तार से चल रही है जितनी रफ्तार से वो 2014 में थी। और ये देखने को मिल रहा है कि मोदी का जादू, मोदी मैजिक अभी भी चल रहा है। इस बीच जब राहुल गांधी अध्यक्ष बने और उनकी सक्रियता में जो कांग्रेस ने उपलब्धियां हासिल की हैं, कांग्रेस जो बेहतर प्रदर्शन कर रही है, राहुल गांधी की जो लोकप्रियता में बढ़ाई हुई है, जो लोकप्रियता में जो लेवल बढ़ा है, उसको लेकर ये चल रहा है। ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं। और अगर कर्नाटक में कहीं ना कहीं उन्होंने टक्कर दी तो कहीं ना कहीं 2019 में ये साबित हो जाएगा कि कांग्रेस बीजेपी को टक्कर देने में पूरी मुकम्मल है। राहुल गांधी अब पूरे मुकम्मल हो चुके हैं। राहुल गांधी ने अपनी सक्रियता में इतना लेवल बढ़ाया है, राहुल गांधी ने अपनी सक्रियता में इतना उछाल लाया है कि कहीं ना कहीं वो बीजेपी या फिर कहीं पीएम मोदी को टक्कर देने के लिए काफ़ी है। क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरह से गुजरात में प्रदर्शन किया था, जहाँ पर ये देखा गया कि उनकी सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार बनते बनते रह गई, लेकिन उन्होंने जिस तरह से बेहतर प्रदर्शन किया उससे सारा अंदाज़ा ये लगा कि राहुल गांधी अब एक पार्टी का नेतृत्व करने के लिए तैयार हो चुके हैं और वो एक पार्टी की कमान संभालने वाले नेताओं में जो खूबी होती है वो उनमें आ चुकी हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर बीजेपी ने अब तक के सबसे बड़ा हमला किया। 19 साल पहले राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठाया था, लेकिन इस बार खुद प्रधानमंत्री ने यह मुद्दा उठाया। हालांकि राहुल मोदी को जवाब देने से भी नहीं चूके। राहुल गांधी ने कहा, मेरी मां इटली से है, उन्होंने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा भारत में गुजारा है। बहुत सारे भारतीय लोगों को मैं जानता हूं, वो उन सबसे ज़्यादा भारतीय हैं। मेरी मां ने इस देश के लिए त्याग किया है, उन्होंने देश के लिए पीड़ा सही है। जब प्रधानमंत्री इस तरह के हमले करते हैं तो यह उनकी क्वालिटी दिखाता है। अगर उन्हें यह अच्छा लगता है तो वो ये करते रहें। जाहिर सी बात है, राजनीति में कहीं ना कहीं राजनीति का भी एक अपना एक दायरा होता है, एक हमले करने का एक दायरा होता है, एक आरोप करने का एक दायरा होता है। राजनीति की गिरावट कहाँ से शुरू होती है? शायद राजनीति का स्तर यहीं से शुरू होता है, जब कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि आरोपों की कोई सीमा नहीं होती। राजनीति एक अच्छी चीज़ है और राजनीति अच्छे कामों के लिए की जानी चाहिए। आखिर ये जो वहाँ पर चुनाव चल रहे हैं, चुनाव प्रचार चले हैं, चुनाव प्रचार प्रसार चला है, इतना लंबा वहाँ पे रैलियाँ हुई हैं, जनसभाएँ की हैं, उनमें से कितनों ने ये बताया है कि वहाँ के कितनों को विकास कार्य को गिना है? ये सबसे ज़रूरी है। वहाँ की जनता के लिए कर्नाटक में जो सरकार बन रही है, आखिर कितनी बार ये मुद्दा उठा कि वहाँ की जनता के लिए क्या क्या काम हुए, वहाँ के विकास कार्यों के लिए क्या क्या काम किए हैं, वहाँ पर महंगाई के लिए काम किए हैं, वहाँ पर बेरोज़गारी मिटाने के लिए क्या काम किए हैं, वहाँ की महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या काम किए हैं, क्योंकि महिलाओं का सुरक्षा आजकल देश में सर्वोपरि हो गया है और वहाँ भी ये मुद्दा उठाया गया। लेकिन आखिर सरकारों को बताना चाहिए कि वहाँ पर क्या काम किए हैं, जो जनता वहाँ पर आपको चुने। कहीं ना कहीं ऐसे आरोप लगेंगे एक दूसरे पर, जो कि ये आरोपों का एक दूसरे कोई भी जवाब नहीं देते, जबकि देना लाजमी है और इनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये उसका जवाब दे। लेकिन जवाब देने से दूर सरकारें कोई भी हो, पार्टियां कोई सी भी हो, एक दूसरे पर हमला करती हैं और वो जवाब नहीं देती, जिसमें कहीं ना कहीं जनता का भी समय व्यर्थ जाता है। और जो जनता के लिए बातें करनी चाहिए, जो विकास के लिए राजनीति होती है, जो अहम मुद्दों के लिए राजनीति होती है, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि असल मुद्दे से लोग भटक चुके हैं, पार्टियां भटक चुकी हैं और अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रही हैं। आखिर इनसे पूछे कि आखिर 5 साल में क्या क्या है। अगर आपने 5 साल में काम किया है तो वो काम आप जनता के सामने रखिए और तभी तो जनता आपको दोबारा चुनेगी। अगर आपने 5 साल में ऐसे काम ही नहीं किए तो जनता क्यों चुनेगी? जाहिर सी बात है, देखने वाली बात है। और कहीं ना कहीं जनता को भी इस बात का ख्याल रखकर हुए वोट करना चाहिए कि कौन सी सरकार उनके लिए काम कर रही है, कौन सी सरकार उनका विकास चाहती है, कौन सी सरकार उनकी सुरक्षा चाह रही है, कौन सी सरकार उन्हें रोजगार दे रही है, कौन सी सरकार उन्हें महंगाई पर लगाम लगा रही है, कौन सी सरकार उनके लिए रोज योजना ला रही है, कौन सी सरकार गरीबी मिटा रही है।
ये देखने वाली बात है और इन सब मुद्दों को ख्याल में रखकर ही कहीं ना कहीं लोगों को वोट करना चाहिए। और जो राजनीति में जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो तो हमेशा चलता ही रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखना चाहिए कि आखिर सरकारें हमारे लिए कर क्या रही हैं। ये सरकारें केवल एक दूसरे पर आरोप तो मंड रही हैं, लेकिन क्या ये जनता हित में कार्य कर रही हैं? क्या ये जनहित के लिए कितने कार्य कर रही हैं? ये गौर करने वाली बात है और इन बातों को ही गौर कर कहीं ना कहीं हमें वोट देना चाहिए। तो बहरहाल वहाँ पर वोटिंग चालू है, सुबह 7 बजे से वहाँ पर वोटिंग चालू है और हमने आपको बताया कि अभी तक वहाँ पर इतने प्रतिशत वोटिंग हो चुकी है और हम आगे भी आपको बताते रहेंगे। और वहाँ पर किस तरह से BS येदियुरप्पा ने बयान दिया कि 17 मई को मेरा घोषणा समारोह है, और जिस पर CM सिद्धरामैया ने चुटकी ली और उन्हें मानसिक तौर पर बीमार बताया। और ऐसी ही खबरों, हर खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वहां पर जो भी अपडेट आती है वो लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और बताएंगे कि आखिर वहां पर शाम तक क्या नतीजा निकला है। तो देखते रहिए SPI 9 न्यूज़ और बने रहिए हमारे साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। इनकम इलेक्शन यारू Gracias.